साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स, यानी कि यहाँ पर आपको हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे अगर उससे संबंधित कोई अन्य प्रश्न भी आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है तो आप उसे भी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हुए अपने सेशन की ओर चलते हैं और आपको बताते हैं कि आज के सेशन में क्या क्या होने वाला है। आइए देखते हैं। टुडे सेशन की बात करें तो सबसे पहले स्टडी का रिवीजन कराया जाएगा, यानी कल हमने जो आपको करंट अफेयर कराई है उसमें से रैंडमली 3 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपको अपने आप को खुद ये चेक करना है कि कल वाली करंट अफेयर आपको याद है या फिर नहीं याद है। उसके बाद में टुडे करंट अफेयर, आज की करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। उसके बाद में एमपी करंट अफेयर, तो मध्य प्रदेश करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उनको हम यहाँ पर विस्तार से जानकारी के साथ में कवर करेंगे। उसके बाद में स्टैटिक जी के सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको पता है स्टैटिक जी के सबसे ज़्यादा आती है, तो स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर कर रहे होंगे। उसके बाद में एक हिस्टोरिकल प्लेस कवर करेंगे। आज हम यहाँ पर ओमकारेश्वर को देखने वाले हैं जो मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित है। उसके बाद में होमवर्क विद स्क्रीनशॉट, यानी कि रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, उसका जवाब देने वालों के नाम आपको स्क्रीनशॉट के साथ में अंत में आपको दिखाई देते हैं। और आज टुडे होमवर्क, यानी आज भी हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब देने पर कल वाली वीडियो में आपका नाम भी देखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं। आइए देखते हैं रिवीजन का पहला प्रश्न। यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में भारत की ओर से 40वां स्थल कौन सा शामिल किया गया है? जयपुर, लोथल, 64 योगिनी या फिर धौलावीरा? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि धौलावीरा को अभी हाल ही में जो है यूनेस्को की धरोहर की सूची में शामिल किया गया है, जो भारत की तरफ से 40वां स्थल यहाँ पर बन गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना किस राज्य में लागू की गई है? असम, राजस्थान, गुजरात या फिर ओडिशा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ओडिशा के पुरी शहर जो है वो देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जहां पर ड्रिंक फ्रॉम टैप परियोजना लागू की गई है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। देश का पहला हरित स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंदरगाह कौन सा बन गया है? तो नावा सेवा, कांडला, पारादीप या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात कर लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि जो कांडला बंदरगाह है वो देश का पहला SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बंदरगाह बन गया है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन समाप्त होता है। आइए शुरू करते हैं 29 जुलाई 2021 टुडे करंट अफेयर। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों में पहला प्रश्न। ओलंपिक की व्यक्तिगत श्रेणी में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली मोमिजी निशिया किस देश की खिलाड़ी हैं? ऑप्शन है अमेरिका, जापान, भारत या फिर डेनमार्क। तो किस देश की खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया जो सबसे कम उम्र में यहाँ पर ओलंपिक में स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है व्यक्तिगत श्रेणी में? आइए आंसर देख लेते हैं। यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण बनेगा। सही आंसर है बी, यानी कि जापान की खिलाड़ी हैं मोमिजी निशिया, जिन्होंने अभी हाल ही में सबसे कम उम्र में यहाँ पर व्यक्तिगत श्रेणी में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, जापान की मोमिजी निशिया इतिहास में सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली व्यक्तिगत खिलाड़ी बन गई हैं। इनकी उम्र महज 13 साल 330 दिन है और इन्होंने महिलाओं के स्केट बोर्डिंग उद्घाटन में स्वर्ण पदक जीता है। तो खेल याद रखिएगा, खेल कौन सा इनका? महिलाओं का स्केट बोर्डिंग जो है वो इनका खेल है। मोमिजी निशिया इनका नाम है और सबसे कम उम्र की स्वर्ण पदक जीतने वाली व्यक्तिगत श्रेणी में ये प्लेयर बन गई हैं। ठीक है, चलिए जापान की स्टैटिक बात कर लेते हैं। तो जापान की राजधानी है टोक्यो। शासक कौन है वर्तमान में, वहाँ का सम्राट कौन है? क्योंकि सम्राट नहीं अभी यहाँ पर उद्घाटन किया है ओलंपिक का, तो यह प्रश्न बन सकता है सम्राट से संबंधित। तो नारुहितो जो है वो वर्तमान में जापान के सम्राट हैं। प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं, नया अपॉइंटमेंट है तो बन सकता है प्रश्न। तो योशिहिको सुगा जो है वो यहाँ पर वर्तमान में जापान के प्रधानमंत्री हैं। मुद्रा यहाँ की येन है और संसद से संबंधित प्रश्न कई बार पूछी जाता है, तो याद रखिए जापान की संसद है डायट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस राज्य में अभी हाल ही में राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय स्थापना की घोषणा की गई है? यहाँ पर मतलब कि राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर खुलने वाला है, ऐसा कौन सा राज्य है? राजस्थान, उत्तराखंड, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर सी, यानी कि बिहार में बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय यहाँ पर खुलने वाला है। यहाँ पर घोषणा कर दी गई है कि बिहार में खेल विश्वविद्यालय खुलेगा, जो कि बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय होगा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो बिहार विधानसभा ने राज्य के पहले खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 27 जुलाई 2021 को एक विधेयक पारित किया है। इस विश्वविद्यालय में कम से कम 33.3% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। और यह बिहार कहाँ खोला जा रहा है? बिहार में, तो बिहार के राजगीर में जो है ये विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, याद रखिएगा। बिहार में खेल से जुड़े सभी शिक्षण संस्थान, प्रशिक्षण केंद्र और शारीरिक शिक्षा के कॉलेज इस नए विश्वविद्यालय से संबंधित हो जाएंगे, यानी अब इससे अटैच हो जाएंगे। जितने भी यहाँ पर जो है छोटे छोटे यहाँ पर कॉलेज वगैरह चल रहे हैं, शिक्षण संस्थान चल रहे हैं, वो अब इससे संबंधित हो जाएंगे। ठीक है, और यह देश का ऐसा छठवां विश्वविद्यालय होगा, यानी कि छठवां खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर खुल रहा है, यह प्रश्न बन सकता है। तो बिहार में छठा खेल विश्वविद्यालय खुल रहा है देश का। ठीक है,
चलिए बिहार की स्टैटिक बात कर लेते हैं। बिहार की राजधानी है पटना, मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, राज्यपाल कौन है तो फागू चौहान यहाँ के राज्यपाल हैं। और एक बहुत महत्वपूर्ण यहाँ प्रश्न यहाँ से बनता है अक्सर परीक्षाओं में कि सासाराम जो है वो बिहार का सासाराम में शेरशाह सूरी का मकबरा है। यह भी आपको याद रखना, कई बार एनटीपीसी ने पूछा है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत को विश्व स्तरीय प्रतिभा पुल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट और गेमिंग पर राष्ट्रीय केंद्र किस विभाग के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। अब ये जो प्रश्न है ये एमपीपीएससी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यूनिट 9 को कवर करेगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा। ऐसे ही प्रश्न इस बार यूनिट 9 से पूछे गए। ठीक है, तो याद रखिएगा यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन बी है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन सी है आयुष मंत्रालय या फिर ऑप्शन नंबर डी है रेल मंत्रालय। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा यह राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किया जा रहा है। चलिए कुछ जानकारी आपको इस केंद्र के बारे में देते हैं। तो देखिए, केंद्र सरकार ने भारत और साथ ही वैश्विक उद्योग को पूरा करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल बनाने के लिए एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स आदि के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया। यानी ये जो तीन चीज़ें हैं, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स आदि चीज़ें जो हैं इनको यहाँ पर बेहतर ढंग से चालू किया जा सके भारत में, उसके लिए यहाँ पर एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है, जहाँ पर ट्रेनिंग भी दी जाएगी, इन चीज़ों से संबंधित एनिमेशन वगैरह से संबंधित ट्रेनिंग भी दी जाएगी। ठीक है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बात कही है। तो यहाँ से एक प्रश्न और आपका क्लियर हो रहा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्री कौन है तो अनुराग ठाकुर जो हैं वो वर्तमान में सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं भारत के। ठीक है, मंत्री श्री ठाकुर ने यह भी बताया कि भारत की 15 देशों के साथ में ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधियाँ भी हैं। ठीक है, तो ऑडियो विजुअल और एनिमेशन को लेकर के भारत की 15 देशों के साथ में संधियाँ हैं, वहाँ से भी कुछ मदद मिलेगी, नई नई टेक्निक सीखने को मिलेगी और इस तरह से भारत में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र खुल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? 20 जुलाई, 21 जुलाई, 28 जुलाई या फिर 27 जुलाई? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि 28 जुलाई को मतलब 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, यहाँ पर इसकी थीम भी कवर कर लेंगे क्योंकि थीम भी पूछी जाती है परीक्षाओं में। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस हर वर्ष 28 जुलाई को मनाया जाता है। 28 जुलाई की ये तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि यह नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग का जन्मदिन है, जिन्होंने हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज की थी और वायरस के लिए एक नैदानिक परीक्षण का टीका भी विकसित किया था। तो बहुत महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हेपेटाइटिस बी वायरस की खोज किसने की थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने खोज की थी। इसका टीका किसने बनाया था, तो टीका भी इन्होंने ही बनाया था। कौन ने? डॉक्टर बारूक ब्लमबर्ग ने। ठीक है, चलिए थीम की बात कर लेते हैं। तो वर्ष 2021 की हेपेटाइटिस दिवस की थीम है हेपेटाइटिस कांट वेट, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं करता, ये इसकी थीम है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किसे डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 से सम्मानित किया गया है? दीपा कर्माकर, प्रमोद भगत, मरियप्पन थंगावेलु या फिर योगेश मालवीय? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि प्रमोद भगत को अभी हाल ही में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2019 के खिताब से नवाजा गया है। आप कहेंगे सर ये खिताब 2019 का है, 2021 में क्यों मिल रहा है? तो आइए वो भी हम आपको बताते हैं। देखिए, तो वर्ल्ड नंबर 1 पैरा शटलर, याद रखिएगा विश्व के नंबर 1 पैरा शटलर है प्रमोद भगत को 2019 के लिए इंडियन स्पोर्ट ऑनर में डिफरेंटली एबल्ड स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। 2019 में कोविड-19 आने की वजह से इन पुरस्कारों की घोषणा में देरी की गई थी, इसलिए ये पुरस्कार अब 2021 में आकर के दिए जा रहे हैं। ठीक है, कौन किसके सहयोग से पुरस्कार दिए जाते हैं? तो भारतीय खेल सम्मान विराट कोहली फाउंडेशन के सहयोग से आरपीएसजी ग्रुप द्वारा भारत की उत्कृष्ट खेल हस्तियों को प्रतिवर्ष दिया जाता है। तो इस पर स्टार मार्क कर लीजिए कि भारतीय खेल सम्मान जो है कौन मिलकर के देता है, तो विराट कोहली फाउंडेशन और आरपीएसजी, ये दोनों लोग मिलकर के यहाँ पर जो है भारतीय खेल सम्मान देते हैं। इस साल दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में 2 स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीतने वाले भगत टोक्यो पैरालंपिक में एकल और युगल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा इन्होंने अभी हाल ही में जो है दुबई पैरा बैडमिंटन टूर्नामेंट में भी यहाँ पर स्वर्ण पदक और 1 कांस्य पदक जीता है और ओलंपिक पैरा ओलंपिक में भी भारत की तरफ से ये भाग ले रहे हैं। बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? जैसा कि आपको पता है कल वीएस येदियुरप्पा ने यहाँ पर अपना इस्तीफा दे दिया है, तो नए मुख्यमंत्री कल ही कौन बन गए हैं, आइए देखते हैं। देवेंद्र फडणवीस, बसवराज बोम्मई, ए के स्टालिन या फिर हेमंत सोरेन? आइए आंसर देख लेते हैं।
सही आंसर बी यानी कि बसवराज बोम्मई जो हैं वो यहाँ पर कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा के इस्तीफा देने के बाद कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री के रूप में बसवराज बोम्मई ने यहाँ पर शपथ ली है। वे कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री होंगे। इसको स्टार मार्क कर लीजिए क्योंकि यह क्रम पूछा जाता है कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं, तो कर्नाटक के 23वें मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो यहाँ पर नए नए राज्यपाल भी यहाँ पर बनाए गए हैं बिहार में, थावर चंद गहलोत, तो इन्होंने ही इनको यहाँ पर पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। बसवराज बोम्मई इससे पहले बी.एस. येदियुरप्पा सरकार में गृह मंत्री थे, यानी कि अभी गृह मंत्री का कार्य कर रहे थे कुछ समय पहले ही, और जब यहाँ पर बी.एस. येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया है तो इनको यहाँ पर मुख्यमंत्री बना दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से शुरू करते हैं 29 जुलाई 2021 मध्य प्रदेश करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप लॉन्च किया गया है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर या फिर रतलाम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी यानी कि ग्वालियर। ग्वालियर नहीं होगा यहाँ पर। हाँ जी, ग्वालियर, ठीक है। ग्वालियर में जो है माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप की यहाँ पर लॉन्चिंग की गई है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा। आइए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो महिला सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार की पुलिस ने एक नई पहल की शुरुआत की है। ग्वालियर में मध्य प्रदेश पुलिस का माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप यहाँ पर लॉन्च किया गया है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके एमपीपीएससी और एमपी पुलिस में पूछा जा सकता है क्योंकि करंट अफेयर के प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। ठीक है, तो किसने यहाँ पर लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने यहाँ पर शुरुआत की है। यह ऐप ग्वालियर पुलिस कंट्रोल रूम में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने लॉन्च किया। यह ऐप बेहतर ट्रैफिक को बेहतर ग्वालियर अभियान के तहत चालू किया गया है। तो एक यहाँ पर अभियान चालू किया जा रहा है, बेहतर ट्रैफिक बेहतर ग्वालियर, इसको लेकर के यह अभियान चालू किया गया है जिसमें इस ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप में शहरी परिवहन वाहन जो हैं वो ऑटो टैक्सी रजिस्टर्ड होंगे जिनसे क्यूआर कोड के जरिए महिलाओं को तत्काल सुरक्षा मिलेगी। यानी जो भी आपकी ऑटो टैक्सी हैं ये सब जो है यहाँ पर परिवहन विभाग से जुड़े रहेंगे और इसमें एक क्यूआर कोड होगा जिसको स्कैन करते ही सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के यहाँ पर एक इनिशिएट लॉन्च किया गया है, यह ऐप लॉन्च किया गया है। तो याद रखिएगा यह ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया है? मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लॉन्च किया गया है, माई ट्रैफिक माई सेफ्टी ऐप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में बमोरी रेंगुआ क्रिकेट ग्राउंड का नाम मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी के नाम पर रखा गया है? चंदू सरवटे, सैयद मुश्ताक अली, नरेंद्र हिरवानी या फिर मंसूर अली खां पटौदी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए यानी कि चंदू सरवटे के नाम पर अभी हाल ही में बमोरी रेंगुआ क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदल करके चंदू सरवटे के नाम पर रख दिया गया है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा सागर जिले में स्थित बमोरी रेंगुआ क्रिकेट ग्राउंड का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध खिलाड़ी चंदू सरवटे के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये तो क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? सागर जिले में स्थित है, यह आपको याद रखना है। विदेशी धरती पर शतक लगाने वाले पहले क्रिकेटर कौन है? तो सैयद मुश्ताक अली। यहाँ पर स्टैटिक के कुछ प्रश्न बनेंगे, जो बाकी के 3 ऑप्शन दिए हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। तो विदेशी धरती पर पहला शतक लगाने वाले क्रिकेटर सैयद मुश्ताक अली हैं। एक ही टेस्ट में 16 विकेट लेने वाले पहले भारतीय तेज गेंदबाज कौन है? तो वो है नरेंद्र हिरवानी। और मंसूर अली खां पटौदी जो चौथा ऑप्शन है उनको टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा द्वारा सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण कहां पर किया गया है? भोपाल, ग्वालियर, इंदौर या फिर रीवा? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर ए यानी कि भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा यहाँ पर सेल्फी लोगो पॉइंट का उद्घाटन किया गया है। कुछ जानकारी आपको देते हैं, देखिए। तो टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने गए भारतीय खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए यहाँ पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के द्वारा भोपाल में सेल्फी लोगो पॉइंट का लोकार्पण किया गया है। भोपाल के मूल रूप से संस्थापक कौन है? यह प्रश्न अभी एमपीपीएससी में पूछा गया है। तो वर्तमान भोपाल के संस्थापक हैं दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, अभी एमपीपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया। भोपाल स्थित मोती मस्जिद और मोती महल का निर्माण किसने करवाया था? तो सिकंदर जहां बेगम के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 1972 में इसे जिला बनाया गया है। और एक प्रश्न यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनता है, अभी एनटीपीसी में पूछा गया है। भोपाल का रेलवे स्टेशन है एक हबीबगंज रेलवे स्टेशन, जो देश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है, जिसे किसने बनाया है? तो बंसल ग्रुप ने बनाया है। रेलवे एनटीपीसी में 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सा ऐसा स्टेशन है देश का जो पहला निजी स्टेशन है? तो याद रखिएगा भोपाल का हबीबगंज स्टेशन देश का पहला निजी स्टेशन है, बंसल ग्रुप ने इसको बनाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सेगमेंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे ओमकारेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर की, जो कि मध्य प्रदेश का एक दार्शनिक स्थल भी है। तो देखिए ओमकारेश्वर मंदिर यह एक हिंदू मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है, और भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं पूरे भारत में उनमें से यह एक है। ठीक है, और मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो देखिए ये खंडवा जिले में स्थित है, आपको पता ही है। ठीक है, मध्य प्रदेश में भगवान शिव के 2 ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो ओमकारेश्वर वाला है और एक उज्जैन वाला महाकाल जी का। ठीक है, तो जो 2 ज्योतिर्लिंग है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, भगवान शिव के
देखिए, यहाँ भगवान शिव के 2 मंदिर हैं। कहाँ पर? जो खंडवा की बात कर रहे हैं हम ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर में भगवान शिव के 2 शिवलिंग हैं। कौन से? इसलिए इसे जुड़वा शिवलिंग भी कहते हैं। तो 2 शिवलिंग कौन-कौन से हैं? पहला शिवलिंग है ओमकारेश्वर और दूसरा शिवलिंग है ममलेश्वर। और ओमकारेश्वर जो है वो नर्मदा नदी के बीच में एक द्वीप पर स्थित है, इसलिए इसे द्वीपीय शिवलिंग भी कहते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है कि द्वीपीय शिवलिंग किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा, जो आपका ओमकारेश्वर है इसे द्वीपीय शिवलिंग भी कहते हैं। इसी को जुड़वा शिवलिंग भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक और शिवलिंग है जो कि ममलेश्वर में है, और जो ममलेश्वर है वो नर्मदा नदी के तट पर मुख्य भूमि पर स्थित है। ठीक है, तो ये जो द्वीपीय है ये ओमकारेश्वर द्वीप पर स्थित है, नर्मदा नदी के बीच में स्थित है, और जो आपका ममलेश्वर है वो नर्मदा नदी के तट पर एकदम किनारे पर स्थित है। तो ये 2 शिवलिंग जो है ओमकारेश्वर खंडवा में स्थित है, ये आपको याद रखना है। और जो हमारे देश में 12 शिवलिंग है उनमें से एक है यह शिवलिंग ओमकारेश्वर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सेगमेंट देखते हैं। यहाँ से शुरू हो रहा है आपका स्टैटिक जीके की सुपर सिस्टम क्लास। आइए देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा राज्य 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया? आपके दिमाग में आएगा सर अभी तो 28 ही राज्य हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर को यहाँ पर तोड़ करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। पहले 29 हुआ करते, तो प्रश्न यही पूछा जाएगा आपसे से कि 29वां राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना या फिर गुजरात? तो आपको पता होना चाहिए कि जो नवनिर्मित राज्य है वो कौन सा है। राज्यों की बात अगर हम करें तो तेलंगाना है। कब बना था देख लेते हैं। तो 2 अक्टूबर 2014 को आंध्र प्रदेश 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। मतलब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना जो है टूट करके 29वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। तो याद रखिएगा 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना जो है 29वां राज्य है, और आंध्र प्रदेश से इसको अलग किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? एमजी अयंगर, के एम मुंशी, बी एन राव या फिर मोहम्मद सादुल्लाह? आइए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बी एन राव जो हैं वो प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। तो बी एन राव कौन थे ये देख लेते हैं। तो बी एन राव संवैधानिक सलाहकार थे, बाकी अन्य सभी लोग प्रारूप समिति के सदस्य थे। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप भी बी एन राव के द्वारा ही तैयार किया गया था। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बी एन राव एक संवैधानिक सलाहकार थे, ना कि प्रारूप समिति के सदस्य थे। ठीक है, वे तो संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक संवैधानिक सलाहकार थे। ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने कहा था दरों दीवारों पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं? अशफाक उल्ला खां, बहादुर शाह जफ़र, राम प्रसाद बिस्मिल या फिर वाजिद अली शाह? ये लाइनें किसके द्वारा कही गई हैं? यहाँ पर बहुत बार लोग कन्फ्यूज होकर के राम प्रसाद बिस्मिल आंसर लगा देते हैं, लेकिन याद रखिएगा राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है ये कहा था, ना कि दरों दीवार वाली लाइन कही थी। तो ये लाइन किसने कही है? सही आंसर है डी, यानी कि वाजिद अली शाह ने कहा है दरों दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं, खुश रहो अहले वतन अब हम तो सफ़र करते हैं। ठीक है, तो ये वाजिद अली शाह के द्वारा कहा गया था, और वाजिद अली शाह अवध के 11वें और अंतिम राजा थे, अंतिम नवाब थे, और ये एक जाने माने शायर थे। वाजिद अली शाह की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। कल हमने क्या प्रश्न पूछा था? तो कल हमने आपसे पूछा था रजिया सुल्तान किस वंश की शासिका थी? सही आंसर है गुलाम वंश। आइए देखते हैं किस किसने आंसर दिया। शैलेंद्र चौधरी ने यहाँ पर काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद कनिष्का मिश्रा ने बिल्कुल सही बताया है, देव शर्मा ने बिल्कुल सही बताया है, रेणुका बासले ने बिल्कुल सही बताया है। उसके बाद में है अंकिता निगम ने बिल्कुल सही जानकारी दी है, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। उसके बाद अर्चना पांडे ने बिल्कुल सही बताया, सीमा माकड़े ने बहुत अच्छी सही जानकारी दी है। सचिन पारासर ने स्लेव डायनेस्टी बताया, राधेश्याम शुक्ला ने गुलाब वंश बताया है। क्रैश नाम से कोई है, वो कह रहे हैं कि आप 11th के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, करंट अफेयर और जो आपका जीके है इसको कवर करते हुए चलिएगा। उसके बाद में साक्षी दुबे ने बिल्कुल सही जानकारी दी है। उसके बाद में धनराज दामोदर ने बहुत अच्छी यहाँ पर जानकारी दी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर जानकारी दी है। शिल्पा वानखेड़े ने गुलाम वंश बताया, और सोनम चौहान ने गुलाम वंश बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट करने के लिए। ऐसे ही कमेंट करते रहिए, जिससे हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों के पास शेयर भी जरूर किए कीजिएगा। आप लोग जितने लोग भी हैं यहाँ पर, जितने लोगों ने यहाँ पर कमेंट किया है, अपने अपने दोस्तों के पास एक बार जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का प्रश्न देखते हैं, जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज का प्रश्न है, भारत की स्थलीय सीमा सर्वाधिक किस देश के साथ में लगती है? किस देश के साथ में भारत की स्थलीय सीमा जो है वो सबसे ज़्यादा लगती है? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए। और इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सक्सेस जंक्शन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बाकी जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।